हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन पार्ट 2। ग्रेविटेशन पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज कैपलर लॉ। तो सबसे पहले व्हाट इज कैपलर लॉ और इन्होंने किस कंसेप्ट पे लॉज दिए थे, इन सबको क्या करेंगे हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे। तो देखिए, कैपलर क्या थे? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ दिया था प्लैनेटरी मोशन के लिए। किस पे बेस्ड लॉ दिए थे? प्लैनेटरी मोशन के लिए। ओके, तो देखिए कैपलर के लॉज को हम थोड़ा समझते हैं, बट बिफोर दैट अभी तक आपने जो भी सोलर सिस्टम के बारे में स्टडी किया है, एक बार इन शॉर्ट उसको देखते हैं। तो आई थिंक सो अभी तक आपको ऐसे ही लगता होगा कि जो सन है वो क्या है, ऐसे सेंटर पॉइंट है। एग्जैक्टली ऐसा होता है कि सन सेंटर पॉइंट है और ये अर्थ है या जितने भी प्लैनेट्स हैं ये क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। ऐसे ही पढ़ा होगा आपने, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है और ये क्या कर रही है, सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, और सन क्या है, इसका सेंटर पॉइंट है। तो देखिए मैंने यहाँ पे दो कंसेप्ट बोले, और जो मैं दोनों के दोनों कंसेप्ट बोलूंगी वो दोनों ही रॉन्ग है। तो सबसे पहले अगर मैं पहला कंसेप्ट बोलती हूं कि जो ये अर्थ है ये सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो दिस कंसेप्ट इज रॉन्ग। ओके, एज यू कैन सी द इमेज, यहां पे क्या है गिवन है कि जो अर्थ है वो क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है सन के अराउंड। दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट एंड दैट इज रॉन्ग। तो राइट स्टेटमेंट क्या है बेटा? दैट इज राइट कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करती है बट एलिप्टिकल पाथ में मूव करती है। व्हाट आई सेड, एलिप्टिकल पाथ में मूव करती है। तो नाउ यू कैन सी द फिगर, यहाँ पे एज यू कैन सी कि जो ये प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट ले सकते हो आप, अर्थ लो चाहे मरकरी लो, कोई भी प्लैनेट है वो सन के अराउंड कैसे मूव करते हैं, एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। तो आज से आपको ये चीज याद रखनी है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं अगर वो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं तो वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर रहे हैं, वो कौन से पाथ में मूव कर रहे हैं, वो एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहे हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। ओके, तो ये तो था फर्स्ट कंसेप्ट। अब सेकंड कंसेप्ट ये है कि जो बेटा सन है ना, ये सेंटर पॉइंट नहीं है। मान लेते हैं ये तो समझ आया कि जो अर्थ है वो एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रही है, बट अगेन सन क्या है, सेंटर पॉइंट नहीं है। तो फिर सन कहां है बेटा? सन होता है एक फोकई पे। जैसे मान लेते हैं ये एक सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट के इस साइड में सन है या फिर इस साइड में सन है, तो इसको हम बोल देते हैं कि कोई भी एक फोकई पे है। ओके, तो दैट इज द कंसेप्ट। तो अब हमें यहाँ पे दो कंसेप्ट समझ में आए कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं, और जो सन है वो सेंटर पॉइंट नहीं होता है, वो क्या होता है, एक फोकई होता है। या तो वो यहां पर होगा इस पोजीशन पे, एज यू कैन सी द फिगर, या फिर वो होगा इस पोजीशन पे। ओके, वंस अगेन जो इसका स्टेटमेंट है वो मैं रिपीट कर रही हूं। तो जो कैपलर है, कैपलर ने किस बेसिस पे लॉ दिए थे? कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कैन बी स्टेट्स एज फॉलोज। ओके, तो देखो कैपलर ने जो लॉज दिए थे वो किस पे दिए थे? प्लैनेटरी मोशन पे दिए थे। और जो ये लॉ की हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज द कैपलर फर्स्ट लॉ। जितने भी कैपलर के तीन लॉ हम स्टडी करेंगे, हम कैपलर के तीन लॉ को स्टडी करेंगे। जो ये फर्स्ट लॉ है इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। कौन सा लॉ बोलते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट। ओके, तो जो ये लॉ ऑफ ऑर्बिट है, जो कैपलर का फर्स्ट लॉ है, इसने आगे यही स्टेटमेंट दिया है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ओके, कौन सी ऑर्बिट में मूव हो रहे हैं? एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव हो रहे हैं, हैविंग द सन एट वन ऑफ द फोकई। और इसमें जो सन है वो क्या होता है, एक फोकई होता है। मतलब यहाँ पे सेंटर पॉइंट नहीं होके या तो सेंटर से इस डिस्टेंस पे होगा या फिर इस डिस्टेंस पे होगा, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ओके, चाहे इस साइड लो चाहे इस साइड लो। तो दैट इज द कंसेप्ट। ये पढ़ा हमने कैपलर फर्स्ट लॉ। इसके बाद हम पढ़ते हैं कैपलर सेकंड लॉ। तो देखो कैपलर सेकंड लॉ क्या है? कैपलर सेकंड लॉ होता है लॉ ऑफ एरिया। अब ये लॉ ऑफ एरिया क्या है? तो देखो लॉ ऑफ एरिया का कंसेप्ट हमें बहुत धीरे धीरे आराम से समझना है, क्योंकि बच्चों को फर्स्ट लॉ समझ आ जाता है, थर्ड लॉ समझ आ जाता है, टाइम लगता है सेकंड लॉ को समझने में। ओके, तो देखो यहां पर ये चीज तो मुझे समझ आ गई थी कि जो ये जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ में मूव हो रहे हैं, एज इट इज मैंने फिगर ड्रॉ किया है। और जो ये सन है वो एक फोकई है, वो सेंटर में तो नहीं है। अब देखो यहां पर ये जो ब्लू कलर से यहाँ पे इसको फिल किया है, एक्चुअली ये क्या है इसको समझते हैं। तो नाउ यू कैन सी कि मैं क्या कर रही हूं, टाइम ड्यूरेशन ले रही हूं कि मान लेते हैं कि 2 सेकंड के अंदर मेरे प्लैनेट ने कितना ट्रैवल किया। तो व्हाट आई सी कि यहां पे 2 सेकंड में तो मेरा प्लैनेट इतना ज्यादा मूव कर गया ए से बी तक।
ठीक है, बहुत ज्यादा मूव कर गया, बट अगेन 2 सेकंड के अंदर इसने थोड़ा कम डिस्टेंस मूव किया। एंड देन यहां पर देखते हैं तो यहां तो इसने बहुत थोड़ा सा मूव किया है। तो एक चीज समझ आ गई कि मैं भले ही टाइम ड्यूरेशन इक्वल ले रही हूं, टाइम ड्यूरेशन इक्वल ले रही हूं, लेकिन सन क्या है, कहीं तो जो भी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड कहीं तो बहुत फास्ट स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, बट कहीं स्लो स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब जो भी प्लैनेट का स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है। व्हाट आई सेड, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं इनका जो स्पीड है ये कांस्टेंट नहीं है, कि मतलब ये कहीं तो बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, कहीं बहुत स्लो मूव कर रहे हैं। ओके, ऐसे ही है, ऐसे ही एज यू कैन सी इन द फिगर। ओके, यहाँ पे 2 सेकंड के अंदर तो प्लैनेट बहुत जल्दी मूव कर गया, यहाँ पे कम डिस्टेंस ट्रैवल किया और आगे बिल्कुल कम डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि नाउ यू कैन सी कि जब प्लैनेट सन के पास में होता है, जब प्लैनेट सन के पास होता है तो क्या करता है, फास्ट स्पीड से ट्रैवल करता है। तब क्या करता है, फास्ट स्पीड से ट्रैवल करता है, और जैसे जैसे सन से ज्यादा डिस्टेंस पे जाता जाएगा तो वो क्या करेगा, कम स्पीड से ट्रैवल करेगा, कम ट्रैवल करेगा। तो नाउ यू कैन सी, देखो जैसे यहां पर क्या था, प्लैनेट सन के नियर बाय था, सन के नियर बाय था तो ये ज्यादा ट्रैवल कर गया, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पे हुआ तो उसने कम ट्रैवल किया, और यहाँ पे तो देखो लार्जेस्ट डिस्टेंस पे है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो बिल्कुल ही कम ट्रैवल किया। तो ये चीज समझ आई, जो ये फर्स्ट कंसेप्ट था कि कोई भी प्लैनेट है, अगर वो नियर बाय सन है, अगर वो नियर बाय सन है तो वो क्या करते हैं, फास्ट स्पीड से ट्रैवल करते हैं। ठीक है, और अगर जितना ज्यादा डिस्टेंस पे जाएंगे तो जो उनका स्पीड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट अगेन एक चीज कॉमन है इसमें, एक चीज कॉमन है। अगर देखो ये तो फर्स्ट कंसेप्ट मेरा क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि नियर बाय सन है तो स्पीड फास्ट है, सन से दूर गया तो उसने डिस्टेंस कम ट्रैवल किया है। बट अगेन मैं यहाँ पे देखो डिस्टेंस ट्रैवल करूं ना यहाँ पे, कि इसके बीच का डिस्टेंस तो कम है, इसके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और इसके बीच का डिस्टेंस, सन से प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ओके, यहाँ पे मैंने प्लैनेट की पोजीशन देखी पहले, तो यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, कम है, इधर ज्यादा है, इधर और ज्यादा है। अब देखो, अब हम समझते हैं कि व्हाट इज इट मीन टू से, कि ये क्यों बोल रहा है इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट इज द बेसिक थिंग। जो कैपलर सेकंड लॉ है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? ओके, मान लेते हैं ये सारे के सारे क्या है, ट्राइंगल है, ये 3 ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ओके, तो मान लेते हैं यहां पे सबसे पहले ये वाले ट्राइंगल के लिए लिखते हैं, ये वाले ट्राइंगल के लिए लिखते हैं, फर्स्ट ट्राइंगल के लिए। तो फर्स्ट ट्राइंगल का जो बेस है उसको ए बी ले लिया, ओके, एंड जो इसकी हाइट है उसको बी एस ले लिया। ओके, तो ये हो गया मेरा ट्राइंगल का फॉर्मूला। ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का हाफ बेस इनटू हाइट। ट्राइंगल के एरिया का यही फॉर्मूला होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो सेम मैं क्या कर रही हूं, यहां पे एरिया कैलकुलेट कर रही हूं। ओके, एरिया कैलकुलेट कर रही हूं। तो देखो, ए बी इज बेस एंड बी एस इज द हाइट। ये हुआ फर्स्ट ट्राइंगल के लिए। सेकेंड ट्राइंगल के लिए ये हुआ, इसका जो बेस है इट्स सी डी, और जो इसकी हाइट है वो क्या हो गई, सी एस। ओके, इन द थर्ड ट्राइंगल, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूंगी, थर्ड ट्राइंगल को, तो इसका बेस है ई एफ एंड इसकी हाइट है ई एस। ओके, यहां से ई एस ले लो चाहे एफ एस ले लो, बोथ आर द इक्वल, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। व्हाट आई मीन टू से, तीनों केस के अंदर मुझे एरिया कितना मिला, इक्वल मिला। तीनों केस में आप ए से बी तक गए, आपने बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया था। आप सी से डी पे गए, आपने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया। ई से एफ पे गए, प्लैनेट ने और कम डिस्टेंस ट्रैवल किया। बट तीनों का एरिया क्या है, बिल्कुल सेम है। तीनों का एरिया क्या है, बिल्कुल सेम है। अब ये एरिया बिल्कुल सेम हुआ कैसे? क्योंकि यहां पर अगर यहां पे बेस ज्यादा था, इसने ज्यादा ट्रैवल किया था तो डिस्टेंस कम था, और यहां पे उसने कम ट्रैवल किया था तो सन से लेके अर्थ के बीच का डिस्टेंस ज्यादा था। तो एरिया क्या हुआ, एरिया बिल्कुल इक्वल हुआ। ओके, तो ये कैपलर ने अपने सेकंड लॉ में बताया था। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, जिसमें क्या है, लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया का बेसिक कंसेप्ट यही था कि जो भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड क्या है, इक्वल स्पीड से मूव नहीं करते।
सन के पास है तो वो फास्ट स्पीड से मूव करेंगे, सन से दूर है तो वो लो स्पीड से मूव करेंगे। बट द वन थिंग इज वेरी वेरी कॉमन, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। Again, I am reading the line joining the planet and the sun sweeps equal area in equal interval of time. What it mean to say? कौन सी लाइन ज्वाइन कर रही है planet और the sun? जो लाइन ज्वाइन कर रही है प्लैनेट को और सन को, वो किस तरीके से ज्वाइन हो रही है ताकि वो इक्वल एरिया कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। हमने क्या किया, सन से लेके प्लैनेट के बीच में एक लाइन ज्वाइन करी, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। अभी किस तरीके से स्वीप करेगा, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आई होप सो आपको ये लाइन याद भी हो गई होगी, ठीक है। एंड इन द सेम वे आपको ये कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा, व्हाई आई एम सेइंग इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो ये था कैपलर सेकंड लॉ। ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, केवल ये स्टेटमेंट कंपलसरी है, अदरवाइज मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया कि व्हाट इट मीन टू से। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कैपलर थर्ड लॉ। तो देखो, कैपलर थर्ड लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स भी। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ पीरियड्स भी। अब देखो, कैपलर ने अपने थर्ड लॉ में क्या बोला था, तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये फॉर्मूला याद कर लो कैपलर थर्ड लॉ के लिए, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। व्हाट आई सेड, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। अब हम ये समझते हैं कि ये टी क्या है और आर क्या है। तो देखो, ये मान लेते हैं सन है और ये अर्थ रोटेट हो रही है, अर्थ मूव कर रही है एलिप्टिकल पाथ में। ओके, तो मान लेते हैं कि जो ये प्लैनेट है, ये हमारी अर्थ है, ये क्या करती है, इसका जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है इसको क्या बोलते हैं, टी। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है, अराउंड द सन। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन क्या है, तो मतलब देखो, जो अर्थ है वो सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन करने में, एक पूरा चक्कर काटने में कितना टाइम लेती है, 365 डेज का लेती है। ओके, आगे बात आपको समझ में। तो जो ये अर्थ है, ये सन के अराउंड एक पूरा चक्कर लगाने में, एक पूरा रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लेगी, 365 डेज का लेगी। तो कैपलर ने ये बताया कि द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, कि जो सन के अराउंड इसे एक पूरा रिवॉल्यूशन करना है, उसके लिए इसको कितना टाइम लगता है, ठीक है, वो होता है 365 डेज का। वो हमने समझने के लिए किया कि एक्चुअली व्हाट इज द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। ओके, अब इसके बाद सेकंड आता है कि जो डिस्टेंस है सन से लेके अर्थ का, जो डिस्टेंस है सन से लेके अर्थ का, उसको हमने दे दिया स्मॉल आर। ओके, तो ये हो गया टी और ये हो गया आर। तो अब आपको आई थिंक सो टी एंड आर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब कैपलर ने अपने थर्ड लॉ में ये कंसेप्ट दिया कि जो स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज, तो जो ये टी का स्क्वायर है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट। ये जो भी प्लैनेट के लिए आप मेजर कर रहे हो या अर्थ के लिए कर रहे हो, तो अर्थ एंड द सन। ओके, तो बेसिकली द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, तो मतलब जो ये टी स्क्वायर है किसके प्रोपोर्शनल है, द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट फ्रॉम द सन। कोई भी प्लैनेट जो डिस्टेंस सन से किस डिस्टेंस पे है, उसके क्यूब के इक्वल होता है, तो दैट इज कॉल्ड टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब देखो, इस फॉर्मूले से एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई, मतलब मेरा प्लैनेट ना जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, मेरा प्लैनेट जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे होगा अर्थ से, उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन उतना ही ज्यादा होगा। और ऑफ कोर्स ऐसा होता भी है ना, ऐसा होता भी है ना, जो जितना प्लैनेट जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन उतना ही ज्यादा होता है। ये हमने बिल्कुल सिंपल साइंस में पढ़ा ही है, तो दैट इज द थिंग। बट अभी तक हमें ये पता था, अभी तक केवल हमें ये कंसेप्ट पता था कि अच्छा, जो प्लैनेट सन से जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन उतना ज्यादा होगा, ऐसे ही होगा, उसका जो ईयर है वो एक्सटेंड हो जाता है। बट अभी हमने ये फॉर्मूले के थ्रू पढ़ा, अब हमें फॉर्मूला पता हो गया कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। और ये फॉर्मूला किसने फाइंड आउट किया, ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया कैपलर ने। कैपलर ने ये बता दिया कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस के क्यूब के। ओके, एंड इस फॉर्मूले पे बेस्ड ऑफ कोर्स वी विल डू द न्यूमेरिकल। ओके, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब, तो दैट इज द कैपलर थर्ड लॉ। अब हम क्या करते हैं, कैपलर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ का एक बार रिवीजन कर लेते हैं एंड देन वी विल डू द न्यूमेरिकल ऑन इट। तो कैपलर्स लॉ किसके लिए था, कैपलर लॉ इज बेस्ड ऑन द प्लैनेटरी मोशन।
प्लैनेटरी मोशन को किसने एक्सप्लेन किया था? कैपलर ने एक्सप्लेन किया था। इसी पे बेस्ड कैपलर ने 3 लॉज दिए थे। जो कैपलर का फर्स्ट लॉ है वो क्या है? लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट में उसने क्या बताया? 2 कंसेप्ट दिए। एक तो जितना भी प्लैनेट है वो किस पाथ में मूव करते हैं? वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करते। कौन से ऑर्बिट में मूव करते हैं? एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। और जो सन है वो क्या होता है? वन ऑफ द फोकई, नॉट द सेंटर पॉइंट। सन क्या होता है? वन ऑफ द फोकई। इसका स्टेटमेंट क्या है? All the planet revolve around the sun in elliptical orbit having the sun at one of the foci. अब हम आते हैं कैपलर सेकंड लॉ पे। कैपलर सेकंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया क्या है? द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। ठीक है, जो हम लाइन जॉइन कर रहे हैं किसमें? प्लैनेट में और सन के बीच में। इट कवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये क्या करता है? इक्वल एरिया कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्योंकि हमें ये तो पता है कि नियर बाय सन क्या होती है? प्लैनेट्स की स्पीड फास्ट हो जाती है, और जैसे जैसे वो सन से दूर जाते हैं उनकी स्पीड क्या हो जाती है? लो हो जाती है, कम हो जाती है। बट द वन थिंग इज कॉमन कि ये क्या कर रहे हैं? इक्वल एरिया कवर कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और ये कंसेप्ट हमने अच्छे से समझ लिया कि ऐसा क्यों होता है। अब हम आते हैं कैपलर थर्ड लॉ पे। व्हाट इज कैपलर थर्ड लॉ? द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। जैसे अर्थ है, अर्थ को 365 डेज का लगता है। दूसरे प्लैनेट्स हैं जो सन से ज्यादा डिस्टेंस पे जाएंगे उनको और ज्यादा टाइम लगेगा। जो सन से जितना पास में है उनको कम टाइम लगेगा एक पूरा चक्कर लगाने में। तो स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये किसके प्रोपोर्शनल है? क्यूब ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। एंड इससे फॉर्मूला आया टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ओके, अब इसी में बेस न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या गिवन है? लेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ स्टार बी टी। ओके, तो आगे इसने ये गिवन है कि कोई भी प्लैनेट है, ठीक है, कोई भी प्लैनेट है वो कौन से डिस्टेंस पे है? आर डिस्टेंस पे है फ्रॉम अ स्टार बी टी। और कोई स्टार है वो क्या है? फ्रॉम अ स्टार बी टी। प्रूव दैट if it was a distance of 2r from the star, its period of revolution will be अंडर रूट 80। तो देखिए बहुत इजी है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो नाउ वी विल नो कि जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो यहाँ पे कितना गिवन है? t गिवन है, और डिस्टेंस क्या है? r है। तो बेसिकली वी नो वेरी वेल द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू कैपलर थर्ड लॉ, जिसे हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ पीरियड्स भी बोलते हैं। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। वी नो दिस फॉर्मूला। ओके, अब आगे इसने सिंपल सा ही गिवन है कि भाई जो भी पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो तो टी है, और जो किस डिस्टेंस पे है? आर डिस्टेंस पे है। आगे इसने ये बोला है कि हमें क्या प्रूव करना है? इफ अ डिस्टेंस ऑफ 2r। ओके, तो यहां पर क्या करते हैं कि जो नया डिस्टेंस है वो 2r ले लेते हैं। इसने ये बोला है कि प्रूव दैट इट वाज अ डिस्टेंस ऑफ 2r फ्रॉम द स्टार, इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन विल बी अंडर रूट 80। ओके, तो सबसे पहले डेटा लिखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज टी, एंड इसके बाद हमें डिस्टेंस कितना गिवन है? आर। ठीक है, इसके बाद हमें क्या लिखना है? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। एंड वी नो वेरी वेल कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अकॉर्डिंग टू कैपलर थर्ड लॉ। तो इसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू कैपलर थर्ड लॉ। तो अकॉर्डिंग टू कैपलर थर्ड लॉ, कैपलर ने क्या एक्सप्लेन किया था? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब आगे हमें सेकंड डेटा गिवन है, तो इस तरीके से आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है। ओके, अब आगे हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है 2r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 80। ओके, हमें ये प्रूफ करना है। अब हमें डिस्टेंस गिवन है, अब हमें डिस्टेंस गिवन है 2r, तो हमें गिवन है डिस्टेंस 2r। ओके, तो इसका क्या आया? आर क्यूब होता है। जो नया टाइम पीरियड है वो हमें गिवन नहीं है, जो न्यू टाइम पीरियड है वो हमें गिवन नहीं है। हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इसे t1 एज्यूम कर लेते हैं। ओके, t1 एज्यूम कर लेते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट न्यू टाइम पीरियड, न्यू टाइम पीरियड, ठीक है, इज t1 एंड डिस्टेंस इज 2r। ठीक है, तो ये हमें डिस्टेंस गिवन है, न्यू डिस्टेंस, और ये न्यू टाइम पीरियड कितना है? t1 है। तो यहां पे आगे सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला इज टी स्क्वायर आर क्यूब, तो यहां पे भी हो जाएगा
हो जाएगा t1 स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2r क्यूब। ओके, तो आगे सॉल्व करते हैं। t1 स्क्वायर 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, और ये हो गया 8r क्यूब। 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, आपको क्या मिला 8 मिला। अब आगे क्या करना है, हमें नया टाइम पीरियड चाहिए, तो ये हो गया t1, ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में। ओके, तो यहां पे इसका अंडर रूट लगाया, ये हो गया अंडर रूट 8 एंड अंडर रूट आर क्यूब। ओके, अब देखो हम इसे कंपेयर करते हैं। नाउ वी नो वेरी वेल ये जो आर क्यूब है ये किसके इक्वल है टी स्क्वायर के इक्वल है। तो नाउ आई कैन राइट गिवन, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि जो टी स्क्वायर है किसके इक्वल है आर क्यूब के इक्वल है। तो हम यहाँ पे आर क्यूब की जगह क्या लिख देते हैं, आर क्यूब की जगह लिख देते हैं टी स्क्वायर। अब देखो टी स्क्वायर का क्या है अंडर रूट है, आप अंडर रूट हटाओगे आपको क्या मिल जाएगा केवल टी। तो यहां से आपने प्रूव कर दिया कि जो न्यू टाइम पीरियड है वो किसके इक्वल है अंडर रूट 8t के इक्वल है। तो यहां पे हमने इस तरीके से प्रूव किया, सिंपल सी इक्वेशन ली थी, आर की जगह 2r गिवन था, आर की जगह 2r पुटअप किया, ब्रैकेट को ओपन किया, ओके, क्यूब है तो क्या हो गया 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8r क्यूब। यहाँ पे क्या हो गया t1 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर को हटाया तो इधर कितना आया अंडर रूट, इसको अलग अलग करते हैं अंडर रूट 8, यहाँ पे आया अंडर रूट आर क्यूब, अंडर रूट 8 को एज इट इज रहने देते हैं, और ये जो अंडर रूट आर क्यूब है, तो यहाँ पे आर क्यूब की जगह हम क्या पुटअप करते हैं टी स्क्वायर। तो आर क्यूब की जगह हमने टी स्क्वायर पुटअप किया तो ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, आपको क्या मिल गया अंडर रूट 8t, और यही हमें क्या करना था यहाँ पे प्रूफ करना था। ओके, तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल कर सकते हो, जो भी डेटा गिवन है आपको क्या करना है उसमें वैल्यूज पुटअप करनी है एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन डू द न्यूमेरिकल। अब देखते हैं कुछ एमसीक्यूज करते हैं। तो आज की क्लास में हमने कंप्लीट किया कैपलर्स लॉ। आई थिंक सो आपको ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफकोर्स 11th और 12th में भी कैपलर्स लॉ आएगा बट वो थोड़ा सा डिटेल में आएगा। ओके, तो अभी हम यहाँ पे न्यूमेरिकल देखते हैं। द प्लैनेट मरकरी, तो देखिए ये जितने भी न्यूमेरिकल्स है ये एमसीक्यू बेस है, यू हैव टू ट्राई कि आपको इनका आंसर खुद देना है। अगर आप इनका आंसर दे रहे हो तो दैट मीन्स आपको आज की क्लास के सारे कंसेप्ट समझ आए, बट अगर आपको आंसर नहीं आता है तो मे बी आपको वीडियो फिर से देखने की जरूरत है। ओके, आई होप सो आप सभी को इसके आंसर आते होंगे क्योंकि हमने बहुत अच्छे से कैपलर लॉ पढ़ा है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। द प्लैनेट मरकरी इज रिवॉल्विंग इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ऑफकोर्स देखिए एज यू कैन सी कि यहाँ पे कोई प्लैनेट है, जो कौन सा लिया है हमने मरकरी लिया है, वो क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट around the sun as shown in figure. The speed of the mercury will be greater at the point. अब हमें फाइंड आउट करना है कि जो मरकरी का स्पीड है वो किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है A, D, C, B, E। तो we know very well जो सन के नियर बाय है, जो पॉइंट सन के नियर बाय है वहां पे क्या होगा प्लैनेट का स्पीड मैक्सिमम होगा, और जो सन से लार्जेस्ट डिस्टेंस पे है वहां पे क्या होगा स्पीड काफी स्लो होगा। तो यहां पर एज आई कैन सी कि जो सन के नियर बाय कौन सा पॉइंट है A, D, C, B और E। तो A इज द नियर बाय पॉइंट, तो दैट मीन्स A ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू प्लैनेट ऑर्बिट द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट with their radius of orbit as r1 equal to r and r2 equal to 4r. The ratio of their periods t1 and t2 around the sun will be. तो देखो we can directly write t1 square is directly proportional to r1 cube as it is, जो कैपलर के थर्ड लॉ पे बेस्ड हमें फॉर्मूला लिखना है, and t2 is directly proportional to r2 cube। ऐसे ही लिख सकते हैं t1 will be directly proportional to r1 cube, t1 square is directly proportional to r1 cube and t2 square is directly proportional to r2 cube. This will be our formula. Okay, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं r1 and r2 की वैल्यू पुटअप करते हैं। तो यहाँ पे गिवन है r1 is equal to r, तो t1 square is proportional to r cube and r2 की वैल्यू गिवन है 4r, तो and t2 square is directly proportional to 4r cube. ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो t1 स्क्वायर इक्वल टू r क्यूब
or directly proportional to r cube, and t2 square is directly proportional to 64 r cube. अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं. तो t1 बाई t2, ठीक है, इनको डिवाइड किया, r बाय आर क्यूब बाय 64 आर क्यूब, इनको भी डिवाइड किया. ओके तो दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं. जो स्क्वायर है एज इट इज लगाया, एग्जैक्टली हमने क्या किया, इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. ओके तो आगे देखते हैं हमें क्या मिल रहा है. t1 बाई t2 साथ में स्क्वायर कर देते हैं. आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या मिला, 1 बाय 64. आपको क्या चाहिए, केवल t1 बाई t2 को सॉल्व करना है, तो ये हो गया 1 बाय 64. अब यहाँ पे देखो ये अंडर रूट में 1 बाय 64, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है. अब आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर कितना आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा. अब 1 बाय 64, तो यहाँ पे 8 8 जा क्या होता है, 64. तो यहाँ पे हमें t1 बाय t2 का रेशियो क्या मिला, 1 बाय 8. तो दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन इज राइट. ओके अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये आपका कॉम्पिटिशन क्वेश्चन है. एक्चुअली मैंने पहले भी ग्रेविटेशन पार्ट फर्स्ट के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि 15 डेज, जो भी आपकी 15 डेज की क्लासेस होगी, उसमें जितने भी आपके एमसीक्यू सेशन होंगे, अगर आप क्वेश्चन का सही आंसर दोगे तो 15 डेज के लास्ट में जो भी बच्चे कंटिन्यूअसली सही आंसर दे रहे हैं, उनमें से मैं विनर अनाउंस करूंगी एंड उसको ऑफ कोर्स बहुत अट्रैक्टिव प्राइजेस मिलेंगे. तो इट्स अप टू यू कि आप कितने सही आंसर दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, आपको जो पढ़ाया है वो समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है. एंड ऑफ कोर्स जो बच्चे रेगुलर हैं उनके लिए गिफ्ट तो बनते ही है. तो आई जस्ट वांट टू चेक योर रेगुलरिटी कि आप वीडियोस पूरा देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, आपको पढ़ने के बाद समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है. एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर गिविंग मी आंसर फॉर द 15 डेज, तो ऑफ कोर्स आपके लिए प्राइज बनता है. ओके तो द क्वेश्चन इज द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन इन elliptical orbit as shown in figure, where is the velocity of the earth is maximum. अब आपको ये बताना है कि अर्थ की वेलोसिटी किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी. ओके तो विल वेट फॉर योर आंसर. जल्दी से आंसर करना है इसका, और अगर समझ नहीं आए तो एक बार फिर से वीडियो देखना, आप लोगों को जरूर समझ आ जाएगा. ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज केपलर थर्ड लॉ कंक्लूड्स द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट एंड सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट RS. तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको देना है, दैट इज ऑल्सो योर कॉम्पिटिशन क्वेश्चन. तो दो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों को टेस्ट के लिए दिए हैं, जिसका आपको आंसर देना है चैट बॉक्स पे. एंड ऑफ कोर्स विनर आई विल अनाउंस आफ्टर द 15 डेज. ओके तो यहाँ पे जो सेमी मेजर एक्सिस है, दैट इज द न्यू आपके लिए वर्ड है. तो देखो यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्लैनेट है वो क्या करते हैं, किस पाथ में मूव करते हैं, ये एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं. तो नाउ यू कैन सी कि जो ये वाली रेडियस है ना, ये ज्यादा हो गई, एंड वर्टिकल जो रेडियस है दैट इज थोड़ी सी कम हो गई कंपैरेटिवली इस रेडियस के. तो द वन इज द हॉरिजॉन्टल रेडियस एंड द सेकेंड वन इज द वर्टिकल रेडियस. ओके तो नाउ यू कैन सी कि जो वर्टिकल रेडियस है वो कम है कंपैरेटिवली हॉरिजॉन्टल रेडियस के. तो जो ये हॉरिजॉन्टल रेडियस है इसी को हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, एंड जो वर्टिकल एक्सिस है इसी को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस. तो इतना आप लोगों को 10th में नहीं है, बट हाँ ठीक है, पता होगा तो आप लोगों के लिए कॉम्पिटिशन बहुत ईजी होगा. इस क्वेश्चन का आंसर आई होप सो आप सभी को आता होगा. ओके द थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट वी कैन इन्फर द सन इज लोकेटेड डैश ऑफ द प्लैनेट्स ऑर्बिट. इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको देना है. आई होप सो आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे. द ऑप्शन इज at the center, at one of the foci, at both foci, anywhere along the semi minor axis. Okay the next question is the Kepler's law of planetary motion replace circular orbit with. okay मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको दे देती हूँ क्योंकि कई बार बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो देखो Kepler's law of orbit ने क्या बताया था कि सन कहाँ लोकेट होता है, सन लोकेट होता है एट वन ऑफ द फोकई पे. कहाँ पे, एट वन ऑफ द फोकई पे. वो दोनों फोकई पे तो होना कैसे पॉसिबल है, जैसे सेंटर पे यहाँ पे क्या लिखा है कि सन किधर लोकेट है, सेंटर में तो पॉसिबल ही नहीं है, सेंटर पे तो होता ही नहीं है. ठीक है, वन ऑफ द फोकई, एट वन ऑफ द फोकई विल बी राइट आंसर. बोथ फोकई पे कैसे होगा, सन दो थोड़ी ना होते हैं, एक ही होता है. एंड द लास्ट वन इज एनीवेयर अलोंग द सेमी माइनर एक्सिस. ऐसा नहीं होता, कहीं पे भी नहीं होता, जो एक फोकई होता है उसी के अंदर होता है. ओके केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन रिप्लेस सर्कुलर ऑर्बिट विद
तो जो कैपलर्स लॉ का प्लैनेटरी मोशन था उसने क्या रिप्लेस किया कि जितने भी, देखो पहले क्या हम पढ़ते थे कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, बट कैपलर लॉ के अकॉर्डिंगली अब इनका प्लैनेटरी मोशन किस तरीके से होता है, प्लैनेट किस तरीके से मूव करते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट, पैराबोलिक ऑर्बिट, कॉनिकल एंड हाइपरबोलिक ऑर्बिट। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको देना है। द नेक्स्ट वन इज द वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स एलिप्टिकल ट्रैजेक्टरी इन एन ऑर्बिट, इट इज अ ट्रू और फॉल्स। इसका मीनिंग क्या है कि जितने भी प्लैनेट है वो क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं क्या, ये जितने भी प्लैनेट है ये क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं क्या, तो यस और नो इसका आपको आंसर देना है। तो आज की क्लास में हमने कैपलर लॉ पे बेस्ड 4 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हैं। 4 क्वेश्चंस का आंसर आपको चैट बॉक्स में देना है एंड ऑफ कोर्स मैं आप लोगों का आंसर चेक करूंगी एंड विद इन 24 आवर आपको रिप्लाई भी दूंगी, बट आपको आंसर जरूर देना है। ओके, एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे, ये जितने भी चारों क्वेश्चंस हैं ऑफ कोर्स उसका आंसर सबसे पहले मैं आपको दूंगी कि इसका आंसर क्या है। बाय यू कैन फाइंड कि जो भी आपने आंसर बनाए हैं इसके आंसर क्रॉस चेक किए हैं वो सही भी हैं कि नहीं है। ओके, एंड देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो फाइन, विल वेट फॉर योर कमेंट्स, विल वेट फॉर योर आंसर्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब जरूर करना अपडेट रहने के लिए। जो भी आप लोगों को वीडियोस हैं उनका अपडेट चाहिए, जो भी नोटिफिकेशन है उसका अपडेट चाहिए, तो ऑफ कोर्स आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। वंस अगेन बाय ऑल।